चलिए पुनः आप लोगों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा विषय है अव्यय। और अव्यय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हमारी चर्चा अव्यय को लेकर हुई थी समास में। समास में अव्यय क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा भी था वहां पे। पहले बता दीजिए अव्ययी भाव समास होता क्या है, किसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तब इसके बाद हम अव्यय में आते हैं। अव्यय है क्या चीज, पहले बताइए अव्यय क्या चीज है, कोई बता दे सकता है यहाँ से। जिसका व्यय ना हो वही अव्यय है, मतलब जिसका क्या व्यय ना हो, इसमें से क्या चीज व्यय नहीं करना है इसमें से, मतलब ये तो बताइए। इसका वचन देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, जिन वचन में शब्दों में रहेगा। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो उसे अव्यय कहते हैं। मतलब ऐसा कोई शब्द मिल जाए आपको, इसमें कहीं पर भी उसको प्रयोग कर दीजिए या उसमें उस पर लिंग का, वचन का, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े उसी को हम अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव समास में भी यही होता है। अव्ययी भाव समास के जो भी वाक्य, जो भी शब्द रहते हैं आपके हैं, उस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यथाशक्ति हुआ, प्रतिदिन हुआ, प्रत्येक हुआ, हर एक हुआ, ये सारे शब्द कहीं पर भी प्रयोग कर दीजिए आप, इस पर जो है कर्ता के लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है। ये चीज आपका अव्यय है। शुरुआत में मैंने बताया था शब्द रूपों को लेकर के कि शुरुआत के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चार आपके जो होते हैं ये विकारी होते हैं या अव्यय नहीं होते हैं। उसके बाद के चार आपके क्रिया, विशेषण, समुच्चय, संबोधन और आपका विस्मयादि बोधक, चार आपके अव्यय होते हैं या विकारी, मतलब अविकारी होते हैं। दोनों चीजें याद रखिए, विकारी और अविकारी याद रखिएगा। शुरुआत के चार आपके जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी आपके होते हैं। और इसके बाद के चार जो है क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध और विस्मयादि बोधक जो होते हैं आपके अविकारी होते हैं, और अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। तो आज हम लोग इन चारों के बारे में पढ़ेंगे शार्ट में। आपका क्रिया विशेषण क्या है, आपका संबंध क्या है, संयोजक क्या है, और आपका अंत में जो है विस्मयादि बोधक क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, शार्ट में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अव्यय कहते क्यों इनको हैं और अव्यय में क्या क्या चीजें क्या आती हैं। चलिए सबसे पहले जो अव्यय के भेद देखिए, यहाँ पे दिया हुआ अव्यय के भेद। तो क्रिया विशेषण दिया हुआ है, दूसरा आपका है संबंध बोधक है, जो संज्ञा सर्वनाम में संबंध कायम करे, समुच्चय बोधक है, और अंत में आपका विस्मयादि बोधक है। चार आपके हैं जो चार आपके हैं जो अव्यय में आपके शामिल हैं। तो क्रिया विशेषण के बारे में बताओ, कोई समस्या किसी को? इसको एडवर्ब भी कहते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब होता है वे शब्द जो किसी क्रिया के विशेषता बताएं, उसे हम क्रिया विशेष। देखो यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, वह धीरे धीरे पढ़ता है। यहाँ पर देखो पढ़ना क्रिया है, पढ़ना यहाँ पे क्या है, पढ़ना क्रिया यहाँ पे है, वर्ब है। और इसकी विशेषता बताने वाला कौन शब्द यहाँ पे, पढ़ता कैसे है, वो धीरे धीरे पढ़ता है। तो वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक इसी तरह से आपका जो है अंग्रेजी में आपके एडवर्ब होता है, वो भी वही काम करता है, वो भी वर्ब के क्वालिफाई करता है और बताता है कि हमारी क्रिया किस तरह से है। ही रन स्लोली स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। इस तरह की शब्दावली कहीं आपके अंग्रेजी में मिलता है, 10 नंबर आपका वहां से भी आएगा। ही रन फास्ट, ही रन वेरी फास्ट। यहाँ पे फास्ट शब्द क्या है, रन का जो है रन का विशेषण है। स्लोली स्लोली, दौड़ने का, चलने का विशेषण ही वॉक स्लोली स्लोली, ही वॉक वेरी फास्ट। इस तरह से कोई भी शब्दावली आपको मिलता है। जैसे ही रीड स्मार्ट, ही रीड स्मार्ट, या ही राइट स्मार्ट, वह सुंदर लिखता है। तो सुंदर शब्द यहाँ पे क्या हो गया, सुंदर शब्द यहाँ पे क्रिया का विशेषण हो गया। इसी तरह से आपके हिंदी में भी जो विशेषता बताएगा वो आपका। देखिए अगला शब्द आपका है आप कब आए। अच्छा बताओ इसमें क्रिया कौन सा इसमें है, आप कब आए में क्रिया कौन सा है? आए, आय क्रिया है, बहुत बढ़िया। आय क्रिया आपकी। और कब, कब शब्द क्या आपका है?
क्रिया के बारे में पूछ विशेषण। रहा कब आए, तो क्रिया का विशेषण है, इसलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस तरह से सारी चीजें। अगला भाग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उसके पास अच्छी पुस्तकें पर्याप्त है। अच्छी पुस्तकें क्या है, पर्याप्त मात्रा में है। तो यहाँ पे अच्छी पुस्तकें पर्याप्त है, ये शब्द यहाँ पे जो है कितने हैं, ये देखो क्रिया आपके यहाँ पे है, यहाँ पे कोई क्रिया उस तरह का ही नहीं है। और है के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पर्याप्त जुड़ा हुआ है। कितना है, पर्याप्त है। और ये करता है, करता आपके जैसे वह अवश्य आएगा, यहाँ पे आना क्रिया है, और आना उसका क्या है, उसके आने के पहले विशेषता क्या है, अवश्य लगा हुआ है। अवश्य शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण। मतलब बात समझ में आपको आ गई होगी, क्रिया विशेषण क्या होता है। देखिए हम लगा तो बुला तो बस। आपके परीक्षा में जो प्रश्न आपके आएंगे, इसी तरह प्रश्न आपके आएंगे। अगला चीज देखिए, संबंध बोधक यहाँ पे है। संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या करता है, कर्ता और कर्म में एक सरल संबंध कायम करता है। जैसे राम का भाई, मेरा दोस्त, इस तरह की शब्दावली क्या करती है। जैसे मेरा भाई, यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ ना आपको, संबंध कारक नहीं एक होता है, संबंध कारक बिल्कुल संबंध कारक है, यानी यहाँ पे संबंध बोधक यहाँ पे है। जैसे मेरा भाई, मेरी बहन, काकी के, नानी ने, रारी रे जो होता है, ये जिन संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर के संबंध कायम करता है, उसी को हम संबंध बोधक कहते हैं। कुछ शब्द भी मिलेंगे आपको अभी इसके साथ, जैसे राम के साथ मोहन स्कूल जाता है, तो इस तरह की शब्दावली भी मिलेंगी। जैसे हम दोनों पढ़ने जाते हैं, दोनों शब्द मिल गए आपका यहाँ पे, तो इस तरह की शब्दावली भी जो मिलेगी, कभी कभी संबंध बोधक वाला काम करती है। इसे आपके जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं। आपके अंग्रेजी में अगर जाएंगे आप, तो सेम चीज इसी का प्रीपोजिशन है। जैसे विथ लगता है, बाई लगता है, आपका इस तरह का प्रयोग जो होता है आपके संबंध बोधक में होता है। तो संबंध बोधक आपका यही चीज है। समुच्चय बोधक जो आपका होता है, दो वाक्यों में संबंध कायम कराता है। जैसे जो शब्द हो गया, बीच में लग के संबंध कायम करता है। इस तरह की शब्दावली मिलेगी, बताएंगे अभी आपको। विस्मयादि बोधक के बारे में आप जानते हैं। विस्मयादि बोधक में क्या होता है कि सुख दुख की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। जैसे आह, ओ, अरे, जैसे वह मर गया, अरे वो मर गया, आह क्या सुंदर घर है। इस तरह की शब्दावली जो होती है आपको विस्मयादि बोधक में आती है। इस विस्मयादि बोधक का मतलब भी होता है कि आप कोई शब्द जो देखें, आपके मन में आश्चर्य प्रकट हो, और आप एकाएक बोल उठे, एकाएक चिल्ला उठे, हाय अल्लाह, हाय राम, इस तरह से लगता लोग बोलते रहते हैं। अरे बहुत अच्छा हुआ, इस तरह की शब्दावली जो बोलते लोग हैं, क्या आम है, क्या घर है, इस तरह की शब्दावली जो बोलते हैं लोग, इसमें विस्मयादि बोधक में आता है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, आपके अव्यय के अंतर्गत आती हैं। अभी मैं पारिपना सब पर चर्चा करता हूँ। आपका चर्चा क्रिया विशेषण पर बताया मैंने, क्रिया विशेषण क्या होता है। जरा नीचे आ जाइए। देखिए इसके वर्गीकरण कुछ और किए गए हैं। एक है मूल क्रिया विशेषण। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना, मेरी आवाज से हाँ मिल रही है आप आवाज लोगों को। आ रही। एक देखिए मूल, एक देखिए क्रिया विशेषण जो दो प्रकार का यहाँ लिखा हुआ है, तीन भेद लिखा हुआ है। एक मूल क्रिया विशेषण आपका है, एक यौगिक क्रिया विशेषण है, और एक कारक क्रिया विशेषण है। अब देखिए इसमें अंतर क्या तीनों में है, अंतर क्या है। जैसे मूल वाला आपका वह होता है जिसका निर्माण एक शब्दों के योग से हुआ है, उसमें अन्य शब्द नहीं लगे हुए हो, तो उसको मूल। जैसे आपके देखो अचानक शब्द, यहाँ पे अचानक है, फिर, पुनः, ठीक, आदि शब्द जो है एकाएक, मतलब एक शब्दों से बने हुए हैं, इसलिए इनको मूल क्रिया विशेषण बोलते हैं। जिनका निर्माण दो से होते हैं, जैसे देखिए प्रतिदिन शब्द है आपके। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास आपका है, जानते हैं आप लोग, है ना। प्रतिदिनम, दिनम, प्रत्येक दिन। घर बाहर देखिए दो शब्दों से बना हुआ है, बाहर भीतर दो शब्दों से बना हुआ है। ये सभी में जो भी शब्द आपको दिख रहे हैं, सब में आपके बहुब्री समास, अव्ययी भाव समास सब में आपके हैं। बाहर भीतर में भी अव्ययी भाव समास है, हर एक में अव्ययी भाव समास है, जहां तहां में अव्ययी भाव समास है, इधर उधर अव्ययी भाव समास, यथाक्रम में भी आपका अव्ययी भाव समास है। तो जिनका निर्माण दो से हुआ है, मतलब जहां पे अव्ययी भाव समास वाले शब्द जो मिलेंगे आपको, वे सब के सब क्या होंगे, आपके यौगिक क्रिया विशेषण आपके होंगे। कारक देखो यहाँ पे एक कारण लेकर आते हैं। इस देखिए वह खाक पढ़ेगा, खाक शब्द यहाँ पे है, वह खाक पढ़ेगा, मतलब वो नहीं पढ़ने वाला है। जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे, यहाँ पे सिर चाटने वाली बात है। तो यहाँ पे इस तरह की शब्दावली जो आपकी है, सिर चाटना, खाक पढ़ना, ये सारे शब्द आपके एक कारक को लेकर आए हुए हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे इनको जो है कारण क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नहीं ये वाला है, आपको इतना जानना क्रिया विशेषण होता क्या है, बस ये परीक्षा में क्या आएगा। अब नीचे देखिए लिखा है प्रयोग के आधार पर, इनका प्रयोग के आधार पर कैसे कैसे क्या होता है। जैसे भेद जो यहाँ पे 3 भेद जो दिए गए हैं, साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। इसमें देखिए थोड़ा सा क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैं क्या करूं, अब ये शब्द आपका तो फिलहाल आपका विस्मयाद बोधक में आना चाहिए, जो है मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर क्या दोनों में है। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से क्रिया किया जाए उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो आ जाए, मैं क्या करूं, जैसे यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या करूं, वाक मूल वाक आपका ये है मैं क्या करूं, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या आ गया है, एक स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग हुआ है। अगर ये ना रहे तब भी कोई बहुत समस्या नहीं आने वाली, भाव थोड़ा सा नहीं निकलेगा, बाकी व्यक्त क्रिया को व्यक्त करने में कोई समस्या नहीं। यहाँ देखिए आपका है, यहाँ पे लिखा असामान्य क्रिया विशेषण है क्योंकि ये जो है सवाक से संबद्ध नहीं है। अब देखिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण यहाँ पे है, वे जो लिखा हुआ है यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ये तो निपात में आता है। यह तो बड़ी विचित्र बात है, मैंने उन्हें देखा तक नहीं, ये भी देखिए उसी निपात में है, ये भी उसी निपात में है। मेरे बताने का तात्पर्य यहाँ पे है है और तो और तक को लेकर के जो वाक का मूल अंग नहीं होता है, जो वाक का मूल अंग नहीं होता है वो आपके में और अनुबद्ध क्रिया विशेषणों के विशेषणों में आपके मुख्य रूप से आ जाते हैं। और ये भी जानिएगा कि अगर विशेष रूप से अगर इनके बारे में पूछता है क्या ये तो क्या है, इस तरह से पढ़ता तो है, वह खाता तो है, वह नहाता तो, इस तरह के वाक्य तो जो प्रयोग है ही का प्रयोग जो होता है वो निपात में है। पर अभी आगे मिलेगा आपको निपात बारे में बताऊंगा मैं, निपात भी होता हुआ है और निपात के रूप में भी क्रिया विशेषण में आपके आकर के इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए यहाँ पे संयोजक क्रिया विशेषण आपका है और ये क्या करता है, दो वाक्यों को संबंध करने वाला काम करता है। जिससे कि यहाँ पे इन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी अन्य कथन के संयोजन के लिए होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे यहां देखिए लिखा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब देखिए जहां और वहां दो शब्द यहाँ पे हैं, ये भी आपके क्या है क्रिया विशेषण ही है, लेकिन ये संयोजक का काम यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए आपके संयोजक क्रिया विशेषण के रूप में ये जाने जाते हैं। लेकिन एक भी जानिएगा, आपको बहुत अंदर तक आपको नहीं जाना है, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे भ्रमित आप हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो क्रिया की विशेषता बताए। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये थोड़ा दिया था मैंने बताया आपको। मात्र आपको यहाँ पे परीक्षा में जो प्रश्न आपके आने वाले हैं जो आएंगे, ये पूछेगा कि वो धीरे धीरे चलता है, वो तेजी से जाता है, इसमें पूछेगा इसमें कौन सा क्या है। तो आपको इतना जानना कि जो क्रिया के बारे में चर्चा करे, क्रिया के बारे में जो बताए, वही आपका क्या होता है, वही आपका क्रिया विशेषण होता है। बहुत ज्यादा इसमें आगे बढ़ने की जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए ठीक, आगे आ जाइए, छोड़िए इसको हटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वही चीजें जो पहले बता। मेरी आवाज तो मिल रही है आप लोगों को ना, एकदम शांत आप लोगों में, हमको डर लग रहा है कहीं आवाज हमारी गायब तो नहीं हो गई है। आ रही है सर। आ रही है। चलिए देखिए, वही संबंध बोधक आपका है। देखिए संबंध बोधक आपका आ गया, क्रिया विशेषण के बाद आपका संबंध बोधक आ गया। इसके पहले देखिए आपका देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण था, बाकी बहुत सारी चीजें थी। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए इनको पुनः एक बार, जैसा ना हो कहीं कि परीक्षा में दे हम जो है छोड़ दिए रहे इसको। अर्थ के आधार पर देखिए इनकी विशेषता क्या होती है। अर्थ के आधार पर, जैसे विशेषण तो होते हैं क्रियाओं के, उनका अर्थ क्या है, उनके आधार पर देखिए कुछ प्रयोग। देखिए स्थानवाचक, जो स्थान के बारे में बताएं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, ये स्थानवाचक है। जैसे मान लीजिए कि वह कहाँ जाता है, वो ऊपर जाता है, तो जाना क्रिया जो है का विशेषता कौन बता रहा है, ऊपर बता रहा है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, वहां जाता है। इस तरह के वहां, यहाँ, ये सारी शब्दावलियां जो कि आपके स्थानवाचक हैं और क्रिया विशेषण है। कालवाचक में देखिए दिया हुआ है, जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, जैसे आज, कालवाचक है अब, कब, निरंतर, अभी, वह अभी पढ़ रहा था, वो निरंतर पढ़ता रहता है, वह कब जाता है, वह अब आता है, वह आज आया है। मतलब इस तरह की शब्दावली जो आपकी है किसकी विशेषता बताती है, ये क्रिया विशेषक ही है, कुछ और नहीं है, क्रिया विशेषण ही है। आगे देखिए,
तो अगला देखिए आपका परिमाणवाचक। परिमाण मतलब होता है कि परिमाण का मतलब होता है किसी क्या बोलते हैं, संख्या को लेकर के, या क्या बोलेंगे, शब्दावली मेरे पास परिमाण के लिए नहीं आ रही है, संख्या तो नहीं, फिलहाल संख्या भी मान लीजिए, या जो है कि द्रव द्रव सूची शब्द जो होते हैं उनके विशेष लोकेशन के लिए इनका प्रयोग होता है। इसे देखिए यहाँ पे लिखा खूब, अधिक, बहुत अधिक आम है, बहुत खूब, इस तरह से मतलब खूब, बहुत, अतिशय, ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं परिमाण बोधक होती है। मतलब है अनुपात, कितना ज्यादा कितना कम और कितना ज्यादा को लेकर बात जब होती है, इसको परिमाणवाचक विशेषण के रूप में जानते हैं। अधिक हो गया, खूब हो गया, बहुत हो गया, अतिशय हो गया। अभी मान लीजिए वो बहुत सुंदर है, देखिए मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, आपको बताना, आपको जवाब देना है। वो बहुत, मान लीजिए लिखा नहीं मैं हूँ, वो बहुत सुंदर लिखा है, इसको क्या कहेंगे आप? वो बहुत सुंदर है, या बहुत शब्द क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताइए, यहाँ पे रहेगा कोई? बताए हमको। मैंने लिखा कि वह नहीं बहुत सुंदर है, क्या रहेगा वो? नहीं, क्या होगा वो? परिमाणवाचक नहीं। तो क्या रहेगा वो? तो बहुत सुंदर है, क्या क्या किसमें रखेंगे उसको आप? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी नहीं, क्रिया कहाँ यहाँ पे है? बहुत सुंदर है, ये तो समस्या है। देखिए यहाँ ध्यान बताने का मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये था, देखिए विशेषण का विशेषक विशेषण है वो, हाँ सुंदर है, विशेषण। वह बहुत सुंदर है, तो विशेषण है वो। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात क्रिया की हो रही है। तो बहुत खाता है, अगर मैं यही वाक्य चिन्ह कर दूं तो बहुत खाता है, तो खाना क्रिया हो गया, उसके पहले बहुत लगा हुआ है, तो बहुत शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं कह दूं वो बहुत सुंदर है या वह सुंदर है, यहाँ पे बहुत शब्द, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह विशेषण हो जाएगा। मतलब अगर क्रिया आई रहेगी, उसके पहले बहुत रहेगा, तो क्रिया विशेषण रहेगा। अगर कोई संज्ञा सर्वनाम के लिए इनका प्रयोग, बहुत का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो? तो संज्ञा सर्वनाम के लिए बहुत सा प्रयोग है, तो वहां पे विशेषण हो जाएगा। इससे मान लीजिए मैं कहूँ वह खूब सुंदर है, नहीं, वह बहुत खाता है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण, क्योंकि खाना क्रिया है, खाना के बारे में बात हो रही, कितना खा रहा है, बहुत खा रहा है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा वो। वह हाँ, बहुत सुंदर अगर है। मैं, तो एक तो विशेषण हो जाएगा ये। जैसे वह शब्द के लिए बहुत आया हुआ है ना, वह जो है स्त्री पुरुष जो भी होगा वह सुंदर है, तो वह शब्द की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, तो संज्ञा के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। लेकिन जब क्रिया क्रिया के बारे में बात करेगा, बहुत खाता है, तो खाना के लिए तो बहुत आया हुआ यहाँ पे है, तो खाना के लिए बहुत आया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। और वह सुंदर है, वह जो है संज्ञा सर्वनाम है, उसके बारे में बात करें, इसलिए वहां पे विशेषण हो जाएगा। ये अंतर दोनों में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, वह बात समझ विश में आई कि नहीं? हाँ, वह बहुत नहीं आई सुंदर है तो, तो क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ता हूँ। वह बहुत सुंदर है तो वह विशेषण रहेगा। बता रहा हूँ मैं, वो बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं वाक्य लिख रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को ना? दिख रहा है? यहाँ बहुत देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ वह सुंदर है, या मैं लिख दिया वह बहुत सुंदर है, और एक वाक्य मैंने लिखा वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है। या तो समझ में आ गया, वह बहुत खाता या क्रिया विशेषण है, लेकिन ऊपर और ये शब्द क्या आपको लग रहा है? ये सुंदर शब्द क्या लग रहा है? ये वाला यहाँ भी कोई क्रिया हो रही है? ये सुंदर शब्द किसके लिए आया हुआ है? यह वह के लिए आया हुआ है यहाँ पे। सुंदर शब्द यहाँ पे वह के लिए है, पहले वाले में, इसमें जो सुंदर शब्द लगा हुआ है, सुंदर आया हुआ है, यह वह के लिए आया हुआ है, और वह का विशेषण सुंदर यहाँ पे है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। और ये खाना क्रिया के लिए है, इसलिए यहाँ पे जो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे वह विशेषण होगा। नहीं, वह कैसे होगा? सुंदर होगा विशेषण यहाँ पे, सुंदर। अच्छा, अरे भाई, वह शब्द यहाँ पे सर्वनाम है, और सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम के बारे में विशेषता बताए, वही आपका विशेष, वही आपका विशेषण होता है। तो यहाँ पे बहुत और सुंदर दोनों विशेषण आपके यहाँ पे हैं,
बहुत यहाँ पे प्रविशेषण है, सुंदर आपका विशेषण है। बस तो ये वह शब्द आपका जो है, ये वह शब्द आपका जो है ये संज्ञा है, और सुंदर शब्द यहाँ पे विशेषण है। यहाँ पर बहुत शब्द भी वही शब्द, बहुत शब्द यहाँ पर भी आया हुआ, बहुत जो यहाँ पे है वही यहाँ पर भी है। फिर यहाँ पर एक क्रिया विशेषण है, यहाँ पर ये जो विशेषण है, ये अंतर दोनों में है। ठीक है, हाँ। चलिए। पड़ गया यहाँ से। तो चर्चा हमारी हो रही थी विशेषण और क्रिया विशेषण को लेकर, विशेषण की चर्चा हो रही थी। यहाँ पर मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना? हाँ मिल रही। तो ये चीजें देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसमें देखिए होता है, जैसे न्यूनता बोधक होता है, पर्याप्त बोधक होता है, तुलना बोधक है, सीढ़ी बोधक है, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है वहां पे। देखिए यहाँ पे रीतिवाचक भी दिया हुआ है। रीतिवाचक क्या होता है? देखिए यहाँ पे निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध का बोध जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ए, अवश्य, कदाचित, हाँ, ठीक, क्यों, ये सब चीजें की परीक्षा में आपके नहीं आएंगी। बहुत कम उम्मीद है कि परीक्षा में पूछे कि आपका कदाचित कैसा विशेषण है, रीतिवाचक है कि आपका अत्यधिक बोधक है कि परिमाणवाचक है, लगभग नहीं आती है। मात्र आपसे यहाँ पे यही पूछता है कि आपका ये शब्द जो है इसमें क्रिया विशेषण कौन है, क्रिया विशेषण है कि नहीं, यही चीज पूछता है आपसे। आपको उतना ही जानने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए इसका। अगला देखिए संबंध बोधक, यहाँ पे आपका है संबंध बोधक क्या होता है। मैंने बताया था कि जो संज्ञा सर्वनाम में संबंध कायम करे वही आपका संबंध बोधक होता है। यहाँ देखिए एक कर्ता संज्ञा और सर्वनाम के पीछे और आगे आकर के संज्ञा और सर्वनाम में संबंध कायम करते हैं, इसलिए इनको संबंध बोधक कहा जाता है। पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन अव्यय से दो पदों के बीच संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लिखा हो पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं। अब यहाँ पुरुषार्थ एक है, यहाँ पे एक जीवन है। यहाँ पे दोनों में संबंध कायम कौन कर रहा है? बिना शब्द कायम कर रहा है। यहाँ पे पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, यहाँ पे बिना शब्द क्या हो जाएगा? बिना शब्द पुरुषार्थ और जीवन में संबंध कायम कर रहा है। दोनों आपके सर्वनाम आपके हैं, और इसलिए संबंध कायम करने के कारण ये क्या हो जाएगा? आपका संबंध बोधक हो जाएगा। देखिए अगला यहाँ पे, कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है। अब कृष्ण और राधा, कृष्ण यहाँ पे है, यहाँ पे राधा, इनमें संबंध बताओ कौन कायम कर रहा है? साथ, ये शब्द कायम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? आपका संबंध बोधक हो जाएगा। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो उनके और तुम में संबंध कौन कायम कर रहा है? बिना कायम कर रहा है, तो यहाँ पे संबंध बोधक हो जाएगा। इस तरह से शब्दावली जो जहां पर भी मिले आपको, जो संज्ञा और सर्वनाम में या दो शब्दों के मध्य में, दो पदों के मध्य में जो संबंध कायम करे उसी को हम जो संबंध बोधक कहते हैं। नीचे देखिए इनके वर्गीकरण कई प्रकार से किए गए हैं। इनमें लगभग 14 वर्गीकरण इसके हैं कि मतलब कैसे कैसे हो सकते। संबंध बोधक से धर्म के बिना, असंबंध मित्रों सहित गांव तक, और देखिए अर्थ देखिए कालवाचक है यहाँ पे, पहले बाद में आगे पश्चात अब तक आकर के करेंगे। स्थानवाचक आगे पीछे निकट समीप आकर करेंगे। दिशावाचक में आसपास और तरफ दायां बायां। साधनवाचक में द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत, उद्देश्य में, के लिए, वास्ते, हेतु, मतलब इन सारी शब्दावली जो आपकी है यहाँ से यहाँ तक, ये सब के शब्द जो आपके संबंधवाचक, इसी को हम जो शार्ट भाषा में, अगर हम सरल भाषा में कहें, जो लोग प्रीपोजिशन पढ़े होंगे अंग्रेजी का, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पे। लेकिन मान ली नहीं पढ़े हुए हैं, अगर मान लीजिए आपको समझ में, मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आपको आ गया, पूछ दिया कि द्वारा शब्द क्या है, द्वारा शब्द संज्ञा सर्वनाम किसमें आएगा, तो अगर आप अंग्रेजी का प्रीपोजिशन पढ़े हुए हैं, अगर उसमें से कोई मैच कर रहा है यहाँ से, तो जान जाइएगा आपका संबंधवाचक ही होगा, कुछ और नहीं होगा। समझ में मेरी बात समझ में आ रही है? इससे पीछे के लिए क्या लगता है? वहां पे बिहाइंड लगता है, आगे के लिए फॉरवर्ड लगता है, पहले के लिए बिफोर लगता है, बाद के लिए आफ्टर लगता है, आगे के लिए मतलब इस तरह से फ्रंट ऑफ लगता है, पश्चात के लिए जो है बिफोर आफ्टर लगता है। इस तरह की शब्दावली जो मिलेगी आपको प्रीपोजिशन में अंग्रेजी के। अगर आप अंग्रेजी पढ़े हुए तो यहाँ पर उसका उपयोग कर लीजिए, हिंदी पढ़े हुए इसका उपयोग वहां कर लीजिए, जहां भी मिल जाए आपको। अतिरिक्त है, सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पे। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि एक बार
किताब पास होगी, इसको देख लीजिएगा, इसमें से कौन कौन संबंधवाचक हैं। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से लगभग हमें लग रहा है नहीं बराबर टच करता है, लेकिन आपके अंग्रेजी में प्रश्न यहाँ से जरूर आएंगे, यहाँ से प्रीपोजिशन से। आपके अंग्रेजी का जो अंग्रेजी में जो आपका पेपर आने वाला 10 नंबर जो आने वाला है, वहां से इसमें जरूर यहाँ से आएंगे। तो एक बार अंग्रेजी में प्रीपोजिशन जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रीपोजिशन कैसे कैसे क्या होता है। संबंध देखिए यहाँ पे है, देखिए सहचर्यवाचक, मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। कालवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया, दिशावाचक देखिए आस पास दूर, साधनवाचक जिसके माध्यम से कोई काम करें आप, उद्देश्यवाचक जो किसी उद्देश्य के आपके काम में आ जाए, व्यतिरेकवाचक अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित, विनिमयवाचक मतलब बदलने में जो काम आए, बदले में, एवज में, स्थान पर, जगह पर, सादृश्यवाचक जो समानता बताए आपका, विरोधवाचक जो विरोध प्रदर्शित करे, साहचर्यवाचक जो साथ में चले, संग, संगी, सहित, समेत विषयवाचक है, संबंध, अय, आश्रय, भरोसे, संग्रहवाचक लगभग, भर, मात्र, अंत, तुलनावाचक में आपका अपेक्षा, समक्ष और समान है। सबसे अंत में देखिए आपका कारणवाचक यहाँ पे है, इसमें कारण, परेशानी से, मारे आदि शब्द आपके यहाँ पे आते हैं। ये आपके संबंधवाचक शब्दों में आपके आते हैं। मतलब खास करके सारी चीजें भूल जाइए आप, इतना दिमाग में को रखिए आप जो है कि जो शब्द पद, दो पदों में संबंध कायम करे, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम में संबंध कायम करे, वही आपका क्या होगा, संबंधवाचक हो। सब कुछ भूल जाइए आप, आपको कुछ भी याद नहीं अगर है तो इतना दिमाग में रखिएगा। संबंध का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम में संबंध कायम करे, जो शब्द दो पदों में संबंध कायम करे, जो शब्द इनको ऐसा काम करे, उसी को हम संबंधवाचक कहते हैं। इतना अगर याद रखेंगे तभी आप पकड़ लेंगे इसको। आइए जरा नीचे आ जाइए, यहां लिखा है मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। कोई मतलब नहीं, खास करके छोड़िए इनको। जरा समुच्चय बोधक को देख लीजिए, समुच्चय बोधक क्या चीज आपका है। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ने? मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है? हाँ सर। अब देखिए संबंध बोधक जो आपका होता है, इसी को हम जो कंजक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, कंजक्शन नाम इसी का है। समुच्चय बोधक को एक कंजक्शन कहते हैं। ये क्या करता है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों में संबंध, दो वाक्यों को जोड़ने वाला कंजक्शन वाला काम करता है। अभी देखेंगे, दो अव्ययों, दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। सबसे विशेष बात आपको यही समझना आपको यहाँ पे, जो दो अव्ययों को, दो अव्यय दो पदों, देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ, जो अव्यय, तो समुच्चय बोधक क्या होता है, अव्यय ही तो होता है ना। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब इसका ये हो गया, जो दो वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यों को इकट्ठा करके एक वाक्य बनाए, वही क्या होता है, वही आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है। चलिए नीचे देख लीजिए इसमें क्या क्या आपका है। यहाँ पे यहाँ लिखा है ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है। ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है। यहाँ देखिए और लिखा हुआ है, परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो जाए। यहाँ पे ताकि शब्द यहाँ पे है। ये शब्द क्या कर रहे हैं, ये शब्द क्या कर रहे हैं, ये शब्द जो है दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। देखिए एक मैं बता रहा हूं आपको, एक चीज और यहीं से गौर करिएगा आप लोग, एक चीज और यहीं से गौर करिएगा। जो आपके वाक्य बनते हैं, जो रचना के बाद वाक्यों का जो विवरण होता है, भाई आवाज कहाँ से आ रही है, किसी को आपके यहाँ आवाज आ रही है क्या? कुसुम माइक बंद कर लीजिए, कुसुम माइक बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, जब बच्चे सही हो जाए तो बात माइक खोलिए। देखिए यहाँ पे ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे दो चीजें और गौर कर सकते हैं। आपको परीक्षा में 2 नंबर, आपको 1 नंबर आपको और मिल सकता है यहाँ से। यहाँ पे जो वाक्यों का एक वर्गीकरण होता है, इसमें साधारण वाक्य और एक वाक्य का प्रकार आपका है संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, यही आपके कंजक्शन जो होते हैं, वाक्यों का निर्धारण करते हैं कौन सा कंजक्शन आपका मिश्रित वाक्य है, कौन सा वाक्य आपका जो है क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य है। एक कंजक्शन ही निर्धारित करते हैं उसको है कि कौन सा। इसमें देखिए दो तरह, समानाधिकरण एक होते हैं, एक व्यधिकरण होते हैं। समानाधिकरण वाले जो होते हैं, अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे पुनः, आगे नहीं मिलेगा आगे।
जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं ये आपके जो है संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। जो व्यधिकरण समुच्चय जो होते हैं ये आपके जो है क्या बोलते हैं मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं। तो पहली चीज तो आप ये समझिएगा कि समुच्चय बोधक क्या है। समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ता है और दो वाक्यों के योग से ही संयुक्त और मिश्रित वाक्य बनते हैं। मेरी बात समझ आप लोगों को आ रही नहीं आ रही बताइए। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको समुच्चय बोधक कब्बे बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं बता रहा था ताकि आप ये पकड़ लेंगे यहाँ से तो आगे गलती आपके एक नंबर आपका सही हो सकता है। आप मात्र रट लीजिए, इनको रट्टा मार लीजिए कि समुच्चय बोधक अव्यय कौन है और आपके जो है समानाधिकरण अव्यय कौन है और आपके व्यधिकरण अव्यय। अभी आगे मिलेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको कौन कौन से अव्यय इसमें आते हैं। तो यहाँ से समझना आपको मात्र ये समुच्चय बोधक था, दो वाक्यों को दो उपवाक्यों को जो जोड़ने वाला काम करता है उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए और शब्द है, ये आपका समानाधिकरण है, ताकि शब्द आपका यहाँ पे व्यधिकरण है। अभी मैं आगे मिल रहा हूँ कैसे कैसे व्यधिकरण कैसे कैसे समानाधिकरण। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे भेद दे दिया इसका है, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद दिया हुआ है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या चीज है? दो भेद इसके होते हैं। देखिए समानाधिकरण एक है समुच्चय बोधक और एक लिखा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण का मतलब होता है जिसमें दोनों वाक्य समान हो, दोनों वाक्य परफेक्ट हो, दोनों वाक्य जो है प्रिंसिपल क्लॉज में हो। व्यधिकरण का मतलब होता है जहां पे एक वाक्य पूर्ण हो एक वाक्य अपूर्ण हो, एक जो है उपपद हो और एक पूर्ण पद हो, एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में है एक प्रिंसिपल क्लॉज में हो। मेरी बात समझ आप लोगों को आ रही है? अब देखिएगा नीचे आइएगा, आप जो नीचे आइएगा, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इन अव्ययों को मात्र आप रट लीजिए, इन अव्ययों को रट डालिए आप जो है, और रट लेने से फायदा क्या आपका होगा? अगर कहीं परीक्षा में आपको आ गया कि ये वाक्य कैसा है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है, अगर इसको रट लिए रहेंगे आप जो है तो तुरंत इसका जवाब दे ले जाएंगे कि हमारा वाक्य संयुक्त वाक्य, हमारा वाक्य जो है मिश्रित वाक्य। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तथा, एव लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, अथवा लिखा हुआ है, या तो, कि, परंतु, किंतु, लेकिन, वरन, इतेव, अतः, इसलिए, इतर्थ, ये सारी चीजें लिखा हुआ आपके है। ये सब के शब्द आपके जो है जारी जो भी आपके हैं ये संयुक्त वाक्य बोधक हैं, संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। नीचे देखिए आपका, नीचे जो व्यधिकरण आपका है, नीचे जो व्यधिकरण आपका यहाँ पे इसे किंतु शब्द देखिए आया हुआ है। यहाँ देखिए क्योंकि, इसलिए, जो कि, ताकि, जो, कि, चाहे, मतलब इस तरह के शब्द जो आपके यहाँ पे आए हुए हैं ये कैसे आपके व्यधिकरण के आपके हैं। इसमें क्या होता है, दोनों वाक्य में एक वाक्य पूर्ण होता है एक वाक्य अपूर्ण होता है। इस तरह की कंडीशन जो पैदा होती है ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जुड़कर उन वाक्यों का निर्माण होता है। और पहले में समानाधिकरण में जो था उसमें दोनों वाक्य जो है दोनों वाक्य परफेक्ट होते हैं। जैसे राम और श्याम पढ़ता है, मान लीजिए वाक्य ये है और शब्द लगा बीच में है तो इसका पूरा क्या बनेगा, राम पढ़ता है श्याम पढ़ता है। दोनों वाक्य पूरा पूरी अलग अलग करेंगे, दोनों वाक्य पूरे पूरे हो जाएंगे। मोहन और सोहन स्कूल जाते हैं, मोहन स्कूल जाता है सोहन स्कूल जाता है, अलग अलग कर देंगे, दो वाक्य अलग अलग बन जाएंगे। लेकिन व्यधिकरण में क्या होता है, इसमें इसे देखिए राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है, मेहनती नहीं है। एक वाक्य राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है। फिलहाल अभय पढ़ने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है। ये देखिए नीचे वाला भी वाक्य इस तरह से, अभय तेज है, अभय तेज है, इसके साथ एक शर्त लगी हुई है, क्योंकि क्यों तेज है, क्योंकि वह परिश्रम करता है। अब ये दोनों वाक्य जो परफेक्ट नहीं है। एक वाक्य मान लीजिए राम अभय तेज है तो सही है, लेकिन इस वाक्य को भी मान इतने लिखेंगे अगर आप जो वह परिश्रम करता है तो यह वाक्य पूरा मतलब पूरा अर्थ नहीं दे पाएगा, क्योंकि बिना लगाए बिना कंडीशन लगाए आप वाक्य को पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पे राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है, राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं, बिना राहुल तेज है पिन लगा ले उद्यमी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करता, यहाँ पे करता गायब यहाँ पे है। और आपके समानाधिकरण में क्या दोनों कर्ता आपके प्रेजेंट होते हैं, ये अंतर दोनों में होता है। आपका एक चीज और है जानिएगा, आप जो है आपका जो संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य जो बनता है आपका है, संयुक्त वाक्य में दोनों कर्ता पूर्ण होता है, उसमें कर्ता दोनों, जैसे राम पढ़ता है श्याम पढ़ता है, दोनों कर्ता पूरा रहेगा। और आपके
जो मिश्रित वाक्य जो बनता है आपका, उसमें से एक कर्ता पूरा एक अधूरा होता है। एक वाक्य पूरा होता है, एक वाक्य, जैसे मान लीजिए यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, यदि वह पढ़ेगा तो पास, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, इस तरह के यदि मैं पढ़ता। अब दूसरा वाक्य इसे एक वाक्य पर निर्भर लगता है, एक वाक्य तो पूरा रहता है, एक वाक्य अधूरा रहता है। एक कंडीशन दोनों में होती है, संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्य में। चलिए आ जाइए आगे। आपको यहाँ पे मात्र इतना दिमाग में रखना यहाँ पे है व्यधिकरण, क्या नाम है, समुच्चय बोधक को लेकर के, कि जो दो पदों में, दो वाक्यों में संबंध कायम करे उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं, इसी को आप कंजक्शन बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। अगला देखिए आपका है विस्मयादि बोधक है, सबसे अंतिम आपका है। अब विस्मयादि बोधक क्या होता है, इसी को अंग्रेजी में इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई अंग्रेजी में, नाम बताए कोई, विस्मयादि बोधक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोई अंग्रेजी वाला कोई इसमें है? इंटरजेक्शन। इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, विस्मयादि बोधक को इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है इससे आपको दुख सुख, मतलब क्या होता है कि एकाएक आप चिल्ला उठे, कोई आपके मन में एकाएक कोई ऐसी, मतलब एकाएक कोई ऐसी भावना विचार पैदा हो जाए जिससे आप शांत न रह सकें, आपके मुख से कोई न कोई आवाज निकल ही, जैसे कोई आपका बहुत प्रिय है और एकाएक जो है उसके मरने की सूचना मिल गई आपको, तो आपका तुरंत जो है मुंह से निकल जाएगा, अरे इस तरह से निकल जाएगा, मतलब इस तरह की शब्दावली आपके मुख से जो है तुरंत निकल जाती है। आप क्रिकेट देख रहे हो और बिल्कुल अंतिम अंतिम कंडीशन चल रही है, और जो है कि छक्का मारना, मतलब एक 6 रन की आवश्यकता है, 5 रन जो है अगली टीम का, 6 रन चाहिए आपको, अंतिम गेंदा है, अंतिम जो है उसमें उत्तेजना अपने मतलब सर्वोच्च पर होती है। अगर छक्का लग गया तो क्या हो जाएगा, एकदम मुख से एकदम उछल पड़ोगे और निकल जाएगा, अरे हमने, मतलब इस तरह से आपके मन से जो है आहा आह वाह कि इस तरह करके आपके मन शाबाश, इस तरह शब्दावली मन से अपने आप निकल जाएगी। लेकिन अगर हार गया तो अरे तो हार गया, मतलब इस तरह से इस तरह मतलब दुख वाली बात निकलेगी। तो हाय अल्लाह, हाय राम, माशा अल्लाह, इस तरह की शब्दावली जो निकलती है आपके मुख से एकाएक जो प्रकट होती है, उसी को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसी को हम अंग्रेजी में जो है इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से आपके, जैसे यहाँ पे वाह है, इसमें देखिए दो तरह की शब्दावलियां आपकी होती हैं। आपके मन में दो तरह के भाव पैदा होते हैं, सुख के या दुख के या आश्चर्य के। तीन तरह के मानिएगा आप, सुख के होंगे या दुख के होंगे या तो आश्चर्य के होंगे। न सुख होगा न दुख होगा तो क्या होगा, आश्चर्य होगा, आपका स्टानिस्ट होगा। या जैसे वाह शब्द है यहाँ पे, वाह वाह शब्द कैसा बताइए, सुख का है दुख का है, वाह कैसा है, विस्मयादि बोधक शब्द वाह किसका है, सुख का है दुख का है? आहा कैसा है, आहा ये भी सुख का है। और छी छी कैसा है, घेड़ा का है। ओ ये भी दुख का है। अरे ये सुख दुख में दोनों में आता है, सुख दुख दोनों का भाव प्रकट करता है ये। अभी इसी में बहुत सारे शब्द, शाबाश ने जुड़ा हुआ है, माशाअल्लाह ने जुड़ा हुआ है, अरे राम, हरे कृष्ण, इस तरह की शब्दावली भी इसमें, जैसे क्या जो इसे हमारे माँ, तो जो बहुत प्रिय रहेगा आपका वही शब्द तुरंत आपके सामने आ जाता है इसे शब्दों में। तो इस तरह के जो प्रयोग मिलेंगे, एक चीज और जानिएगा, अक्सर ये शब्द वाक्य के शुरुआत में होते हैं और अंत में चिन्ह लिखो, चिन्ह दिख रहा है आपको एक ठो यहाँ पे, यहाँ चिन्ह दिख रहा होगा एक ठो आपको। इस चिन्ह को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। इसे परीक्षा में कई बार आपको सीधे टच करता है और ये अंत बिल्ली लगाएगा, पूछेगा ये चिन्ह कौन सा है आपके, ये भी शब्दावली, ये भी आपके सिलेबस में है आपके। बहुत सारी चीजें इस तरह टिक लगा के पूछता कि किसका चिन्ह है, इसके अंत में किसका चिन्ह लगा हुआ है, तो आप जानते रहेंगे विस्मयादि बोधक का है, तो वहां पे तुरंत इसको आप पहचान लेंगे, हाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये है। और सुख दुख आश्चर्य प्रकट करने पर इसका प्रयोग होता है। जैसे क्या विचार है, एक यहाँ पे इस तरह कोई शब्दावली लिखा नहीं है, मैं अब इसके वाक्य और दे रहा हूं आपको, क्या विचार है, क्या महल है। तो ये भी आपको विस्मयादि बोधक बात है। कभी कभी इसे वाह लिखा, आ लिखा, छी लिखा है, इस वाक्य के शब्द के तुरंत बाद चिन्ह लगा हुआ, कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी पूरा वाक्य लिखेगा अंत में चिन्ह लगाता है। जैसे मैंने कहा क्या विचार है, तो इसमें सबसे अंतिम में आपका टिक लगेगा। ये क्या महल है, सबसे अंतिम में चिन्ह लगेगा, क्योंकि पूरा वाक्य ही आश्चर्य प्रकट करता है। क्या महल का मतलब महल बहुत सुंदर है, क्या महल का मतलब क्या हो गया, महल बहुत ही सुंदर है। क्या विचार है, विचार बहुत ही महान है। इस तरह की शब्दावली आपको आएगा।
तो कभी कभी क्या होता है, पूरा पूरा शब्द ही जो है आपका विस्मय बोधक विस्मय प्रकट करता है। वहां पे ये शब्द आहा, छी, ओह, अरे का प्रयोग शायद ना हो, और कभी कभी जो है इसे वाक्य देगा और उसके अंत में आपको चिन्ह लगाएगा, तभी आप जानिएगा ये हमारा वाक्य कैसा है, ये हमारा वाक्य विस्मयाद बोधक है। बात मेरी समझ में आ गई? बताइएगा भाई। जी हाँ। अगला देखिए आपका यहाँ पे है चीज शब्द वही चीजें दिया हुआ है, आ, वाह, हाथी आदि विस्मयाद बोधक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कौन हर्ष बोधक है, कौन विस्मयाद बोधक है, कौन शोक बोधक है, कौन तिरस्कार, कौन भाव, कौन अनुमोदन बोधक, कौन क्या है। तो हर्ष में देखिए लिखा वाह, अच्छा, शाबाश। विस्मयाद बोधक में अरे, क्या, क्यों। शोक बोधक में हाय, ओह, ओहो। तिरस्कार बोधक में भाग भाग, दूर दूर, हट हट, छी छी, फाई फाई। ये सारी शब्दावली आपकी याद है। भाव बोधक में आपके हाय, अरे, जो। अनुमोदन बोधक में वाह, ठीक, अच्छा, अरे। संबोधन में रे, अरे, हे, हो, अजी। घेड़ा बोधक में छी छी और राम राम। ये शब्दावली आपकी जो है, अल्लाह अल्लाह भी इसमें आ जाएगी। राम राम के साथ जो है अल्लाह अल्लाह भी, लोग भाई मुसलमान लोग अल्लाह अल्लाह बोलेंगे, राम राम थोड़ा बोलेंगे। तो एक चीज और देखिए, बड़े काम की आपके निपात शब्द यहाँ लिखा हुआ है, निपात। ये परीक्षा में बार बार टच करता है इसको, है निपात को। बताओ निपात क्या होता है? निपात, निपात का मतलब क्या होता है? कोई बता दे। कोई बताए भाई, निपात का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता है? क्या नहीं पता है? निपात, निपात का मतलब क्या होता है? बात कहीं भी एकाएक आके गिर जाता है। कहाँ मतलब लग गिरेगा? घर जाता में गिरेगा किसी के? मैसेज वाले कहाँ गिरता है? है। वाक्य में। वाक में गिरता है। और वाक से कोई मतलब नहीं उसका होता है? क्यों नहीं होता? तब कैसे गिर गया हो? चलिए ठीक है, चलिए नहीं, कुछ सब कुछ नहीं होता है। नहीं होता है उसका मतलब वाक्य से। चलिए ठीक है। चलिए कुछ चीजें आपने जाना है, और जानने वाली बात है कि निपात का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपने जाना है। निपात का मतलब होता है, नि का मतलब होता है एकाएक, पात का मतलब होता है गिरना। नि का हाँ। मतलब जो है एकाएक, पात का मतलब होता है गिरना। जैसे उल्का पात होता है ना, उल्का गिरती है। पात का मतलब क्या होता है? पात का मतलब होता है गिरना। नि का मतलब होता है एकाएक, एकाएक गिरना। मतलब है कोई वाक्य हो, उस वाक्य में कोई शब्द जो है जो हम जबरदस्ती गिर जाया करके, जबरदस्ती कोई वाक्य लग जाए, शब्द कोई लग जाया करके, उसी को निपात कहते हैं। उसका ना रहे तब भी कोई मतलब नहीं है, रहे तब भी कोई मतलब, हाँ थोड़ा सा मतलब ये होता है, वाक्य आपका जोरदार हो जाता है, उसको इम्फेटिक सेंटेंस में बोलते हैं, इम्फेटिक हो जाता है, जोरदार कथन हो जाता है। जैसे इसे देखिए यहाँ पे तो लगा हुआ है, वह तो अपने घर जाएगा। अगर मान लो तो ना होता तो वह अपने घर जाएगा, अपने घर जाने वाली बात तो सही है, घर जाना ही उसको, एक तो लग गया यहाँ पे। तो का मतलब क्या हो गया? ही मस्ट गो टू योर हाउस, ही मस्ट गो टू हिज हाउस। अब जरूर अपने घर जाएगा वो। तो का मतलब यहाँ पे है दृढ़ता है, एकदम प्रेशर है, दबाव है, जोरदार चीज है यहाँ पे है। तो का मतलब यहाँ पे है। अभी देखिए यहाँ पे है मोहन ने ही राम को मारा, मोहन ने ही। अगर वाक्य ये होता कि मोहन ने राम को मारा, मोहन ने उसे मारा है, तभी बात बिल्कुल सही थी, मोहन ने उसे मारा है, लेकिन नॉर्मल बात थी ये। लेकिन ही लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? एकदम कन्फर्म है, इट इज श्योरली, मतलब निश्चय ही हो गया कि मोहन ने निश्चय ही उसे मारा है। मतलब दुविधा में थी पहले, नॉर्मल बातें थी, मोहन ने उसे मारा, लेकिन अब लग गया कि मोहन ने ही उसे मारा है। ही का मतलब क्या हो गया? जोर लग गया इस पे ज्यादा दबाव दिया गया, प्रेशर दिया गया। मोहन ने ही मारा है, कोई और नहीं मारा है, मोहन नहीं मारा उसे। तो इस तरह की शब्दावली जो किसी शब्द में आकर के वाक्य के अर्थ को जोरदार कर देती हैं, और उनके न रहने पर भी उसके अर्थ में बहुत परिवर्तन नहीं पड़ता। मात्र उसका मतलब क्या होता है? वाक्य को जोरदार करना, वाक्य को मजबूत दबाव देना जो अर्थ पर, यही उसका निपात का मतलब होता है। निपात का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वाक्य में आके एकाएक गिरना। तो यहाँ पे तो शब्द है, ही शब्द है, भी शब्द है। इस तरह की शब्दावली जो है, देखिए यहाँ तीनों चीजें लिखा हुआ है, तो, ही और भी, ये सभी शब्द क्या आपके होते हैं? निपात में आते हैं और अव्यय कहलाते हैं। बाकी कुछ और नहीं यहाँ पे। अव्यय और निपात में अंतर दिया हुआ है। अव्यय और निपात में अंतर क्या? मंत्र में बताता हूँ अंतर क्या दोनों में होता है।
अव्यय एक शब्द का अंग होता है, एक अर्थ का, वाक्य के अर्थ का एक अभिन्न रूप होता है, और निपात जो है वाक्य न अंग होता है ना ही उसका अभिन्न रूप होता है, मात्र उसमें जो है अर्थ को मजबूत करता है। इतने अंतर दोनों में है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना जानना आपको, अव्यय जो होता है वाक्य के अर्थ का एक अभिन्न अंग होता है, और निपात जो होता है वाक्य अर्थ का अभिन्न अंग जो है नहीं होता है। आगे आ जाइए। देखिए सब चीजें वही हैं। देखिए ही है, भर है। देखिए ही शब्द भी आपका निपात में आएगा, ये शब्दावली लिखा हुआ है। भर शब्द भी आपके उसी निपात में है। उसका बेटा 4 अक्षर भर जानता है। उसका घर भर चोर है, घर भर चोर है, उसके घर भर चोर है। श्याम राम को जानता भर है। ये सब चीजें भी आपके तक शब्द जैसे आपका है, अब तक नहीं गए, सारी शब्दावली आपके निपात में आएगी। और देख लीजिए क्या क्या तो है, मात्र शब्द आपका है। ये सारी चीजें आपकी इसमें थी। थोड़ा सा आपको सूत्र देख लीजिए आप लोग अव्यय से। ये अव्यय में क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए भाई, तैयार आप लोग? तो तैयार आप लोग हैं? मेरे पास समय बचा नहीं है, माला का भी टाइम हो गया है। फिर बता दीजिए आप लोग, निम्न में से किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है? संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग कहाँ पे हुआ? वह वहां जाएगा, तुम वहां से कहाँ जाओगे, जो आया है वो जाएगा, कृष्ण यहाँ रहता है। कुछ संबंध बोधक प्रयोग किसमें हुआ है? तीसरा वाला जो आया है वो जाएगा, संबंध बोधक इसमें है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए जो शब्द लगा यहाँ पे जो है, और जो शब्द जो होता है समुच्चय बोधक में आता है। पहली बात, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। यहाँ पे जो और ओ, यहाँ पे समुच्चय बोधक दोनों है। दोनों शब्द जो है मिल करके दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं। आया है तो जाएगा। मैं इसको दिखाता आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए ये सही किया हुआ है। ये देखिए टिक देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तुम वहां से कहाँ जाओगे, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो दूसरा वाला सही है। यहाँ पे जो तुम वहां से लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको जो कि संबंध बोधक का मतलब है क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। जो तुम और क्या नाम, वहां और कहाँ में संबंध को, यहाँ पे वहां और कहाँ पे संबंध आपका से कायम कर रहा है। यहाँ पे से, यहाँ पे आपका जो है संबंधवाचक आपका, यहाँ पे संबंधवाचक अव्यय आपका दूसरा। देखिए तुम, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। इस वाक्य में निम्न में से किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ, विस्मयाद बोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें किसका प्रयोग हुआ है? यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सही पहला वाला किया हुआ है, समानाधिकरण सही किया हुआ है। नहीं मैं भी गलत था, गलत मैं ही हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जो मैंने बताया था कि मैं खुद ही भूल गया उसको। ये देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करिए आप, जो है यहाँ पे एक चीज गौर करिए। हमारा वाक्य कैसा वाक्य था? हमारा ये हमारा संयुक्त वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य, किस तरह का वाक्य है? तो हमारा संयुक्त वाक्य हमारा मिश्रित वाक्य है, हमारा संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है? तो बताया हमको, हमारा तो संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है? मिश्र वाक्य सर। ये मिश्र वाक्य है, बिल्कुल मिश्र वाक्य है जी। और संयुक्त वाक्य में बिल्कुल सही है। मिश्र वाक्य का मैंने बताया था कि मिश्र वाक्य अगर है आपका ये, तो व्यधिकरण वाला समुच्चय बोधक लगेगा इसमें। अगर ये संयुक्त वाक्य होता तो यहाँ पे समानाधिकरण लगता है। यहाँ पे तो आपका दिख रहा है कि यदि शब्द आपका लगा। इसे अंग्रेजी में आप इसी की जगह इफ मिलेगा, आपको इफ मिलेगा। इफ वाला जो कंडीशनल सेंटेंस जो भी आपके होते हैं, सब के सब आपके व्यधिकरण समुपव्यधिकरण वाले में आते हैं। व्यधिकरण में नहीं, क्या बोलेंगे उसको, मिश्रित वाले वाक्य, मिश्रित वाले में आते हैं।
तो यदि शब्द यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए आपका जो है कि ये मिश्र वाला है। मिश्र वाला जो होता है आपके व्यधिकरण समुच्चय बोधक वाले समुच्चय से आपका जो है बदलता है, उससे जो है जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक आपका है, यहाँ पे ये वाला आपका है। आगे आ जाइए। अव्यय के कितने भेद हैं? 1 2 3 4। अव्यय कितने भेद आपके होते हैं भाई? आना चाहिए सभी लोगों को ये। अव्यय कितने भेद होते हैं बताइए फर्दना। 2 3 दो ही भेद, अव्यय के 2 ही भेद होते हैं। अरे भाई शुरुआत अंतिम के 4 जो होते हैं, अंतिम के जो 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब के सब क्या होते हैं? 4 अभिकारी। यही 4 तो अव्यय हैं, यही 4 अभिकारी हैं ना, कि कुछ और भी है यहाँ पे? हाँ 4। मिट नहीं रहा है यहाँ पे, क्या समस्या है? मैं इसको मिटाने को प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको देखना चाहता हूँ, इसमें सही कौन है, मैं भी देख लूँ इसको। शायद लग रहा मिटेगा नहीं, कहीं पर लिखा तो था, मैंने इसको टिक किया था, लेकिन मिट तो गया। चलिए यही है। तो 4 आपके हैं, 4 आपके मैंने बताया था कि आपके 4 शुरू के 4 जो हैं ये विकारी हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। बाकी शुरू अंतिम के 4 जो आपके अविकारी हैं, अविकारी ही अव्यय होता है। आगे देखिए। हाँ मैं जरूर जाऊंगा, हाँ मैं जरूर आऊंगा, वाक्य में अव्यय है। इसमें अव्यय कौन सा वाक्य है? हाँ में हाँ अव्यय है आपका, हाँ है कि मैं है कि जरूर है, मतलब इसमें कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण है कि स्वीकार बोधक है, समुच्चय बोधक है? स्वीकार। हाँ मैं जरूर आऊंगा। स्वीकार। हाँ बिल्कुल स्वीकार वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ जरूर आने वाली मतलब सहमति वाली बात यहाँ पे है। वे अव्यय शब्द जिनके घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार आदि का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? चलिए देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, थोड़ा सा कटा हुआ ये है, हमने टिक लगाया था, इसको दिख रहा है आपको है। तो ये विस्मयाद बोधक, इसे घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार का बोध होता हुए आपके विस्मयाद बोधक में आपके आते हैं। राम, श्याम और मोहन गाना गाते हैं, उपयुक्त पक्ष में अव्यय का भेद है। समानाधिकरण, वैधिकरण, संबंध संबोधन, और क्या सही करेंगे भाई इसमें? करेंगे आप ये कौन है? संबंध, संबद्ध, संबंध बोधक है। ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया, इसके पहले मैंने बताया आपको था कि जहां पर आपको संयुक्त वाक्य मिले, जहां पर आपको संयुक्त वाक्य जहां मिलेगा, वहां पे आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ और शब्द जोड़ रहे हैं, और जोड़ रहा है, और शब्द, और जो समुच्चय बोधक आपका जो संबंध, जो आपका संबंध कायम करता, समुच्चय जो आपका है, संयोजक जो आपका है, ये क्या करता है? ये आपके संयुक्त वाक्य का निर्माण करता है। इसे यहाँ पे राम गाता है, श्याम गाता है, मोहन गाता है। ये वाक्य पूरी तरह 3 वाक्य थे आपके। अगर तीनों वाक्य को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम गाता है, श्याम गाता है और मोहन गाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा श्याम, श्याम और मोहन गाना गाते हैं, तो राम गाना गाता है, श्याम गाना गाता है, मोहन गाना गाता है। 3 वाक्य बनेंगे आपके। तो तीनों वाक्य जोड़ने वाला कौन यहाँ पे है? आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक और है। बात मेरी समझ में आई? इसलिए क्या बनेगा आपका? समानाधिकरण समुच्चय बोधक वाला वाक्य बनेगा। फिलहाल परीक्षा में आपके इस तरह से नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर एक बड़े काम की चीज आपके मिली, जो आपको है, जो और शब्द मिले यहाँ पे, ये बता रहा है कि हमारा कैसे कैसे बनेगा। अगर आपने याद कर लिया तो आपको गड़बड़ी नहीं होगी। आगे देखिए, निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय है धीरे धीरे, अरे, अथवा, उप। क्या सही करेंगे? अथवा। देखिए कटा भी थोड़ा सा है, हमें लगाने में दिख रहा है कि मतलब यही टिक लगाया हुआ है, लेकिन वो सब चीजें छोड़ दीजिए आप। देखिए धीरे धीरे पड़ता है, एक क्रिया विशेषण है। अरे विस्मयादि बोधक है, उप विस्मयादि बोधक है, अथवा शब्द जो है राम अथवा श्याम आता है। यहाँ पे अथवा शब्द जो क्या करेगा? तो वाक्यों में संबंध कायम करने वाला काम करता है। और ये जानिएगा कि आपका जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक है ये अथवा। अगर ये वाक्य किसी में लगता है तो आपका वह वाक्य जो होगा संयुक्त वाक्य ही रहेगा। आगे देखिए,
चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। किस में रहेगा ये? उच्च बोधक में है, संबंध बोधक में है, यौगिक में है, क्रिया विशेषण क्या चीज है? संबंध बोधक सर। समुच्चय बोधक होगा सर। अरे भाई अगर थोड़ा सा निगाह दिमाग लगाएंगे, देखिए टिक दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा देखिए गायब दिख रहा, थोड़ा सा ये मैं मिटा नहीं बहस पाया इसको हूँ, थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है आपको, यही पकड़ लेना चाहिए आपको तुरंत है कि समुच्चय बोधक है ये। मान लीजिए वो समझ में नहीं आपको है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। दो वाक्यों में संबंध यहाँ पे कायम कौन कर रहा है? यहाँ पे क्योंकि कर रहा है। तो क्योंकि क्या हो जाएगा? क्योंकि आपका है और भी जान है, किसमें आएगा? किस तरह का वाक्य है? संयुक्त है कि मिश्रित? बताइए, ये वाक्य संयुक्त है कि मिश्रित? संयुक्त वाक्य सर। संयुक्त वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं। किंतु परंतु इसलिए यहाँ मिश्र। हाँ ये सब जो है मिश्र वाक्य में आते हैं। सही कह रहे हैं। क्योंकि है यहाँ पे, क्योंकि शब्द है। क्योंकि शब्द जो आपका जो है कि व्यधिकरण में आता है, और व्यधिकरण वाले सारे वाक्य जो आपके होते हैं आपके किसमें आते हैं? मिश्रित वाले में आते हैं। एक इसमें पूरा वाक्य, एक अधूरा। चिड़िया उड़ सकती है, चिड़िया उड़ नहीं सकती, यहाँ कंडीशन है क्योंकि वह घायल है। एक वाक्य पूरा यहाँ पे घायल है, वह घायल है इसलिए उड़ नहीं सकती। यहाँ पे इसने आपका वाक्य जो है मिश्रित वाक्य में आपके है। और कैसा ये है? आपका समुच्चय बोधक है। पहला आ जाइए। ऐसा देखिए, माला का टाइम तो नहीं हो गया? माला पढ़ा तो नहीं रही है? हाँ तो मैसेज आया मैम का। नहीं पढ़ा, देखिए पढ़ा तो नहीं रही। 8 बजे टाइम उनका है, 8 बजे से 8 बजे टाइम दिया उन्होंने है। कोई चेक कर ले, बता दे हमको ताकि हम हट जाए यहाँ से। ऐसा कार्य करो, स्टार्ट हो गया तो जुड़ जाइए आप लोग। एक चीज और देख लीजिए, ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो। ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो। इस सूत्र में पंक्ति में अव्यय है, ऐसा करो जिससे हो। कौन सही करेंगे? इसमें अव्यय कौन है? जिससे हाँ बिल्कुल सही। देखिए, जिससे शब्द ही दोनों को जोड़ रहा है। ऐसा कार्य करो, ये तो भले कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका क्रिया विशेषण हो गया। जिससे सबका भला हो, और जिससे सबका भला हो एक वाक्य का ऐसा कार्य करो। बीच में आपका जिससे शब्द है जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, यहीं पे इसलिए क्या हो जाएगा ये? इसलिए यहाँ पे जो है अव्यय हो जाएगा। और अव्यय में आपका समुच्चय संयोजक में आएगा। और आपका इसमें वाक्य, तो वाक्य किस तरह का है? ये अंतिम बता दो, वाक्य किस तरह का है? आपका जो संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है? चलिए, मिश्रित वाक्य आपका है, मिश्रित वाक्य। चलिए मैं आपको क्लास यहीं बंद करता हूँ अब, और मैं बताऊंगा पूरा। मैं 40% थे इसमें तो, लेकिन चलिए अब मैं क्लास बंद करता हूँ। माला क्लास टाइम है ये, अब जुड़ जाइए उनसे, माला से। आप सभी लोगों को धन्यवाद।